नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संसद के बारे में कुछ खास प्रश्नोत्तरी के बारे में पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा आपको बाहर आएगा ही नहीं। बिहार एसएससी में अभी अच्छा खासा क्वेश्चन डीप से पूछ रहा है, इसी को हम आज भारतीय संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास लाए हैं। ज़रा तो आज का हम सिलेबस शुरू करते हैं। पहला नंबर, भारतीय संसद समान प्रश्न उत्तरी। भारत की संघीय व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था संसद के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप को भारतीय संसद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में आपको 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन होते हैं, एक उच्च सदन होते हैं। तो निम्न सदन होते हैं और एक उच्च सदन होते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जा सकता है? भारत के किस सदन को, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इसका आंसर है लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद के अस्थाई सदन के नाम से किसे जाना जाता है? संसद के अस्थाई सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्यसभा को संसद के अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? पहला अंग आपको बता दी है, यहाँ पर लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। यही पूछ रहा है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के दो क्रमिक अधिवेशन के बीच कितना समय का अंतराल होना चाहिए? संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 माह। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच समय अंतराल 6 माह का होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही भारतीय संसद को भंग कर सकता है। उसमें भी एक नियम है कि प्रधानमंत्री के सलाह पे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के सलाह पे। अगला सवाल है, भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें निहित थी? भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें निहित है? तो न्याय समीक्षा में भारतीय संसद की संप्रभुता निहित है। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक में। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि भारतीय संसद के दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो जब साधारण बजट के बारे में बात होता है ना, विधेयक के बारे में, पैसा के बारे में, उस बारे में आपको भारतीय संसद को संयुक्त बैठक का आह्वान होता है। अगला सवाल है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अगला सवाल अभी हम लोग पढ़े थे ये वाला कि भारत के संसद के दोनों संयुक्त बैठक के संबंध किससे संबंधित है? तो वो बैठक होगा सिर्फ विधेयक के बारे में। क्या है? विधेयक जानते हैं, बजट वगैरह होता है। विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक होगा। अब ये संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। देखिए सवाल बोल रहा है कि साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो इसका आंसर है 4 मरतबा। अब तक के 4 मरतबा संयुक्त बैठक हो चुका है, यानी कि साधारण विधेयक पर बहस करने के लिए 4 मरतबा बैठक की जा चुकी है। अगला सवाल है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति
कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो कभी नहीं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक साल में संसद की बैठक होना कितनी बार आवश्यक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से निकलेगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। एक साल में संसद की बैठक 2 बार आवश्यक है, 2 बार आवश्यक है। लेकिन इन लोग के बीच में 6 माह का अंतर होना चाहिए। 6 माह को पार नहीं कर सकते हैं आप, और 6 माह को पहले भी नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी जस्ट यहाँ पर पूछा था, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो इसका आंसर था कभी नहीं। हम बतलाए थे कि इसका अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? मतलब कि संसद का जब दोनों सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाया जाता है, उसका बुलाने का कार्य कौन करता है? तो उसका बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ से एक सवाल उठेगा कि किस आर्टिकल में करेगा? तो हम कल एक आर्टिकल पर वीडियो हम आपको डाल देंगे। जितना भी संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको हम कल वीडियो डाल देंगे। अगला सवाल है कि संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो इसका आंसर है शून्यकाल। शून्यकाल, ये शून्यकाल जो है सो हम लोग संसद कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। हमारा कानून में संसद के बारे में जो उल्लेख है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन में संसद में शून्यकाल नहीं था। हम लोग इंडियन लोग संसद में एक वर्ड शामिल किए जिसका नाम है शून्यकाल। ठीक है, ये शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। शून्यकाल जो समय होता है 1 बजे के बाद, वो भारत की देन है संसद में। अगला सवाल है, संसद के कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? जब संसद का मीटिंग होता है, बैठक होता है, उस समय जो प्रश्नवाली समय होता है, प्रश्नकालीन समय होता है, उसको प्रथम विषय कहा जाता है। तो उसको पूछ रहा है कि प्रथम विषय में कौन सा काल चलता है? तो आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। अगला सवाल है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? सवाल सुनिएगा, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो उसका आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए, संविधान संशोधन संसद के पास हक है। संविधान संशोधन करने का हक संसद के पास है। ये संसद में तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब जब तक कि कोई भी बिल पास करना हो, उस समय जब तक बहुमत से आपको राज्यसभा और बहुमत से आपको लोकसभा वोट नहीं करेगा तो वो बिल खारिज हो जाएगी। यानी कि उसमें दोनों को मान्यता बराबर दिया गया है। कोई भी संविधान में कोई संशोधन किया जाता है, जैसे में अभी 2016 में जीएसटी के बारे में लागू हुआ, उसमें दोनों सदन के लोग ने वोट किया होगा कि हाँ ये चीज़ पास होना चाहिए, इसमें हम आपको सहमति देते हैं। अगर इसमें लोकसभा कह देता कि हम नहीं करेंगे और राज्यसभा कहेगा कि हम करेंगे, तो ये बिल फेल हो जाती। क्या होती? फेल हो जाती। और फेल होने से अच्छा है कि दोनों को बहुमत मिल जाए। संविधान के संशोधन में दोनों को बहुमत की आवश्यकता जरूरी पड़ती है। ये सवाल यही कहना चाह रहा था कि संविधान के संशोधन में दोनों सदन का बहुमत की आवश्यकता जरूरी है। अगला सवाल सुनिएगा, संसदों का वेतन का निर्माण कौन करता है? देखिए जवाब, सांसदों का वेतन का निर्माण को संसद नियमित करता है। सिंपल सी बात जान लीजिए कि अगर किसी भी संसद को कुछ पेमेंट देना है तो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, इसका कौन देख रेख करता है? वो हमारे संसद के लोग करते हैं। और संसद अकेला तो है नहीं, संसद में निम्न सदन, उच्च सदन है और उसके बाद राष्ट्रपति है। अगला सवाल है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार, जैसे कि बहुत सारा देश जहाँ संसद का वैल्यू दिया गया है, तो ऐसा हमारा देश इंडिया है। तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर संसद को वैल्यू दिया गया है उस
स्टेट, उस कंट्री, उस देश को हम कह सकते हैं संघीय सरकार। अगला सवाल है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1989 को। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 तक। हम पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं इससे बाहर संसद का कोई सवाल आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो इसका आंसर है 17 अप्रैल 1952 तक। संसद भवन, जिसको पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 को। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 को। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, कि संसद भवन का उद्घाटन 27 में हुआ, लेकिन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन। हिस्ट्री जब पढ़िएगा उसमें लॉर्ड इरविन के बारे में कुछ आपको मिलेगा। अगला सवाल है कि भारत में संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? कि भारत में संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो सिंपल सी बात है कि संसद के पास पूरा हक होता है। 100% हक संसद के पास होता है कि संचित निधि से हम कितना धन निकालें, कितना ना निकालें, इसका लेखा जोखा हम किसको दें और किसको ना दें, ये सारा निर्माण आपको संसद करता है। अगला सवाल है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। अभी हम आपको जस्ट बदला के ऊपर आए हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक धन विधेयक पर होता है। किस पर होता है? धन विधेयक पर। तो धन विधेयक पर तो होता ही है, लेकिन मान लीजिए कोई बिल पास करना है, उस बिल पास करने में राज्यसभा बोला कि हम इसको पास करते हैं और लोकसभा बोला कि हम इसको पास नहीं करते हैं। इस अवस्था में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सम्मिलित बैठक होगी। दोनों की सम्मिलित बैठक होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अगर पास नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पर बहस होगी। तो पूछ रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। जब मतभेद किया हुआ ना, कि मान लीजिए कि ये बिल हम पास कर रहे हैं, आप बोल रहे कि हम पास नहीं कर रहे हैं, एक राज्यसभा है एक लोकसभा है, तो इस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किया जाएगा। उसमें ये सवाल को रखा जाएगा कि ये बिल पास क्यों नहीं हो रहा है। अगला सवाल देखिएगा, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? जस्ट अभी हम बताया गया कि एक अपर सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो निम्न सदन यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। क्लियर, ध्यान से दीजिएगा। राज्यसभा उच्च सदन क्यों कहा गया? यहाँ सवाल आपके मन में उठ सकता है कि राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते, और लोकसभा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सहमति से भंग हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बार बार को सवाल में आया है कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और लोकसभा एक अस्थायी निकाय है। इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल सुनिएगा कि संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, मंत्री होता कौन है? मंत्री जिसके पास किसी चीज़ का मिनिस्ट्री हो, जैसे अभी रेलवे मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, परिवहन मिनिस्टर हो गया, किसान मिनिस्टर हो गया, ये सब होता ना है। उन लोग, अब जानते हैं कि लोकसभा के 15% नेता को ही कोई मिनिस्ट्री मिलता है। ठीक अब सोचिए कि लोकसभा में तो 15% लोग नहीं है, 100% का ना 15% ये चीज़ मिलता है, 15% मंत्री परिषद मिलता है। अब देखिएगा, जिसके पास कोई मंत्री परिषद नहीं है, जिसके पास कोई मंत्री पद नहीं है, किसी का स्पेशल जोन नहीं, उसको हम गैर सरकारी सदस्य कह सकते हैं।
ठीक है, अगला वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कि राष्ट्रपति से समान जानकारी आपको हम देंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कोई अच्छा टॉपिक के साथ। हो सकता है अगला टॉपिक हम आपको राष्ट्रपति के लाएँ, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।